हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। तो बच्चों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट। किसका? करंट के हीटिंग इफेक्ट की। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर नंबर 5 है। देखो, अपने डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब भी हम बल्ब को जलाते हैं, ठीक है, आपने बल्ब जलाया और थोड़ी टाइम के बाद आप देखते हो कि वो गर्म हो जाता है। सिमिलरली जैसे अपना फैन चल रहा है, फैन चल रहा है और क्या होता है, थोड़े टाइम बाद अगर हम उसको टच करके देखते हैं तो हमें लगता है कि वो हीट हो गया है, गर्म हो गया। अब ये हीट हुआ कैसे है, ठीक है, और क्या इन दोनों ही, ये जो दोनों सिचुएशंस हमने डिस्कस की हैं, जिनकी अभी मैंने बात की है, किसकी? एक तो बल्ब की और दूसरा फैन की, क्या इनमें ये हीट होना, इसका कोई बेनिफिट मिला? हमें नहीं मिला, तो फिर भी हो गया है, ठीक है ना। तो कई जगह ऐसी होती है जहां पे हमें इस हीटिंग इफेक्ट की जरूरत होती है, कई जगह पे नहीं होती है, बट फिर भी यहां पे हिट हो जाती है ये मटेरियल्स जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है जी। करंट का हीटिंग इफेक्ट हमें देखना है। अब ये समझना होगा हमें कि ये जो चीजें हैं, जैसे फैन है, ये गर्म हुआ कैसे, ऐसा क्या हुआ होगा इसके अंदर कि क्या हो गया, ये गर्म हो गया है, ठीक है। देखो, दो तरीकों से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको? यूं समझेंगे, देखो, हर एक जो मटेरियल होता है उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जितने भी मटेरियल यहां बने हुए हैं, हर एक का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि वो रेजिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। वो मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। इनको छोड़ करके, यानी सुपर कंडक्टर्स को छोड़ करके जितने भी मटेरियल इस वर्ल्ड में हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कुछ एक ऐसा ही मटेरियल लिया और इस मटेरियल का क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब हम बात कर रहे थे कि करंट फ्लो कैसे करता है, तो हमने क्या कहा था, हमने एक बैटरी लगाई थी, लेट अस से ये हमारी एक बैटरी है और V पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी वजह से एक करंट I फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था, देखो क्या कहा था, जितने भी मटेरियल हैं, कोई मेटल है, नॉन मेटल है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, सबके अंदर क्या होता है, सारे के सारे एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। देखो, इसको समझते हैं, एक बार समझो इस बात को। ये हमारा एक एटम है और क्या हुआ, जब इस कंडक्टर को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा तो क्या होगा, ये जो एटम है, इन एटम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसकी आउटर मोस्ट शेल में है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इनको बोलते हैं। अब क्या होगा, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो वो क्या होते हैं, अपनी शेल छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, फ्रीली रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके अंदर? मटेरियल के अंदर। यहां पे जो एनर्जी है वो देखो, तो यहां दो तरह से मिल रही है उसको एनर्जी। पहला तो जो रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से इसको क्या मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है, पहली चीज तो उसकी वजह से ये फ्री हो सकता है। और दूसरा, इस केस में हमने बैटरी भी लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, इसका मतलब यहां से भी इसको एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या होंगे, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो एटम बचा वो, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कर्नल्स और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने यहां पे क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया V, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से, अब क्या करो, सपोज ये एंड A है इसका और ये एंड B है, इस ए बी एंड के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो अब क्या होगा, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो भागना स्टार्ट करेंगे ए एंड की तरफ, यानी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट, इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस ए डायरेक्शन में,
वैसे एक बात और समझो, इलेक्ट्रॉन कभी भागते नहीं है, वो स्लोली मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है वो, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके स्कोप से बाहर है, तो उसकी मैं यहां पे बात करूंगा नहीं, आप 12th में पढ़ेंगे इसको। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है इस ए एंड की साइड में, तो क्या होगा, रास्ते में इसको ये मिलेंगे क्या, कर्नल्स। अब इन कर्नल्स के साथ वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन होगा। किस किस के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन। तो कोलिजन किस किस के बीच में हुआ, कोलिजन हुआ कर्नल्स के बीच में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जब इनके बीच में कोलिजन होता है तो दो बॉडी जब आपके पास कोलाइड करती हैं तो क्या होगा, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा था ए की साइड में, तो रास्ते में इसे मिले कौन, ये पॉजिटिव आयन, इनके साथ हुआ कोलाइड और कोलिजन की वजह से क्या जनरेट हुई, हीट। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, ये बात समझ आ रही है ना अभी तक। तो पूरा प्रोसेस देखो हुआ क्या, मान लो हमारे पास एक रजिस्टर था, ये लेटस से एक रजिस्टर था हमारे पास, ये एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, ठीक है। कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो हमने मान लिया वो R। अब क्या किया, मैंने यहां पे एक बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस V है और डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, I करंट सपोज इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी तो क्या हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। यहां पे क्या हो रहा है, एक एंड मान लो ये वाला आपके पास है, दूसरा एंड ये वाला है ए बी। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, चार्ज ही तो है। लेटस से टोटल क्यू चार्ज फ्लो किया, किसकी वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से Q अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा है T टाइम के लिए, ठीक है। T टाइम में टोटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज मूव किया B से A की तरफ, टोटल T टाइम में Q चार्ज मूव किया इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ऐसा हुआ क्या, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ बच्चों, वर्क डन हुआ है, यानी कुछ ना कुछ काम किया गया है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ा ना हमें। यहां B से A तक लेकर आने के लिए इन चार्जेस को कुछ ना कुछ काम किया गया, वर्क डन हुआ। और वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो आपके पास पोटेंशियल था वो किसके इक्वल था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W जो वर्क डन हुआ मूव करने के लिए इन चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम B टू A, वो किसके इक्वल है, दैट इज QV। ये बात समझ आ रही है, पहली चीज। अब हम ये जानते हैं जो करंट है I वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन T। तो यहां से Q की वैल्यू निकाल लो, Q इक्वल टू I इंटू T। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से सेकंड को फर्स्ट में रखें अगर हम, तो W की वैल्यू क्या आएगी, I T इंटू V, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या हुआ एक्चुअली ये है कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया था मूव करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को B से A तक, वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, किसमें, हीट में। किसके थ्रू, इन कोलिजन्स के थ्रू। हमने करना तो हम क्या चाह रहे थे, हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि इसके अंदर करंट फ्लो हो। करंट का फ्लो होगा जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन हुआ क्या, जो वर्क डन किया गया था किसमें, इन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, वो किसमें यूज हो गया, उसका कुछ फ्रैक्शन किसमें यूज हो गया, वो यूज हो गया किसमें, इसके कोलिजन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जब दो बॉडी आपके पास थी उसके ऊपर मैंने फोर्स लगा रखा था, बेसिकली जो वर्क डन हुआ वो फोर्स ही है, धकेल रहा है इसको B से A, भाग्या हुआ जा रहा था, रास्ते में क्या आया, कर्नल्स आया, कर्नल से जाके टकराया, धड़ाम, कर्नल से टकराते ही क्या हुआ, इसने अपनी एनर्जी को लॉस्ट किया, और वो जो एनर्जी थी इसकी काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रहा था मतलब काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन होते ही इसकी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट में। और ये जो हीट आपके पास आई है उसकी वजह से क्या होगा, ये कंडक्टर की जो सरफेस आपके पास है वो हमें गर्म महसूस होगी। यही बात मैं यहां कर रहा हूं। अब जो देखो हमने क्या किया था, ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू IR, इक्वेशन नंबर 4 को यूज करो थर्ड में, व्हाट वी गेन, W इक्वल टू दैट इज फ्रॉम 3 and 4, क्या मिलेगा हमें, W की वैल्यू क्या आएगी यहां से, I²RT। ये एक्सप्रेशन आपके पास है किसका, वर्क डन का, ठीक है। यानी इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया किसमें, मूव करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और ये जो वर्क डन था वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हीट में।
ठीक है, हीट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं H से, यानी H किसके इक्वल है, I² RT। बात समझ आ रही है। हमने ये कहा कि जो ये वर्क डन था बेसिकली वो कन्वर्ट हो गया है थ्रू द कोलिजन किसके अंदर, हीट एनर्जी में। बात समझ आई, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो वर्क डन किया गया था मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हीट में, किसके थ्रू, कोलिजन्स के थ्रू। कोलिजन किसके बीच में हुआ, इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स के बीच में हुआ है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन से करें, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कोलाइड होने की इनकी, क्योंकि इनका साइज बड़ा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये था ये आपके पास। तो ये है कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी किसमें, एक कंडक्टर में जिसमें t टाइम के लिए I करंट फ्लो कर रहा है और R उसका रेजिस्टेंस है। तो ये एक्सप्रेशन है, इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, करो इसको नोट फटाफट। देखो अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। अभी तो हमने ये बात की थी कि जिसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपका फैन है वो गर्म हो रहा है, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, बट कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं इसकी। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या हैं, हीटिंग इफेक्ट की, वो देखते हैं। एप्लीकेशंस में पहला, ठीक है, सुबह सुबह आप स्कूल आते हो तैयार होकर के, तो कैसे प्रेस होते हैं आपके कपड़े, तो वो प्रेस। सर्दियों में जब आप आते हो नहा धो करके, नहाने के लिए चाहिए हमें गर्म पानी, गर्म पानी करने के लिए, ठीक है, रोड का आप यूज करते हो या फिर गीजर का यूज करते हो। ठीक है, और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम यूज करते हैं किसका, हीटर का, रूम हीटर जो आपके पास होते हैं। ठीक है, तो आयरन हो गया, या रूम हीटर की मैं बात कर लूं, ये सारे की सारी जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। कैसे होता क्या है, ये जो मटेरियल है, यानी जो आयरन और रूम हीटर है, इनको बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो, मैंगानीन यूज कर सकते हैं हम, मैंगानीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम यूज करते हैं। ठीक है, जनरली ये एलोए हम यूज करते हैं किसमें, इन मटेरियल्स को बनाने के लिए। अगर आपने कभी देखा होगा आयरन, अगर आपने कभी देखी हो खोल के, तो उसमें क्या होता है, एक मेटल प्लेट होती है। ठीक है, उस मेटल प्लेट के बीच में एक वो आपने देखा होगा एक फाइल होती है, माइका शीट होती है। ठीक है, अब वो क्या होता है, वो करंट को पास नहीं करने देती, यानी करंट उसमें से फ्लो नहीं कर सकता, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, बट हीटिंग इफेक्ट बड़ा शानदार होता है उसका। तो इन मटेरियल्स का हम यूज करते हैं इनको बनाने के लिए। ये कौन से मटेरियल होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी रो काफी हाई होती है, हाई। दूसरा, इनका मेल्टिंग जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो भी काफी हाई होता है, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और रेजिस्टिविटी हाई हो। तीसरी बात, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी उसमें जो चेंज आ रहा है ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा चेंज नहीं होता, किसमें, अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, यानी टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करती, अगर चेंज होता है तो बहुत स्मॉल होता है। अब इनकी जरूरत क्यों है, देखो रेजिस्टिविटी आपके पास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगी तो इसका मतलब है कि वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होने का काम था वो नहीं होगा, पहली बात। तो इसलिए हमें ऐसे मटेरियल चाहिए जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी ना करे। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट हाई, क्योंकि देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो मैं अब किसी मटेरियल में से करंट पास कर रहा हूं, करंट की वजह से क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होता तो वो मेल्ट हो जाता, मटेरियल पिघल जाता, तब उसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पाते हम। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन भी आपके पास है, ठीक है, माइक्रोवेव जो ओवन आपके पास है वो भी हम किसमें यूज करते हैं, किसमें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से किसकी, करंट के हीटिंग इफेक्ट के। ये बात समझ आई, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ऐसे मटेरियल होने चाहिए जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेजिस्टिविटी पे, वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, बट फिर भी लास्ट जो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, सेकंड अगर मैं यहाँ एप्लीकेशन की बात करूँ तो सेकंड एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो हम बात कर सकते हैं बल्ब की, बल्ब। ठीक है, ये जो बल्ब आप देखते हो जिससे आपको लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, ये भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। कैसे, आपने ये तो समझा है कि जो बल्ब आपके पास है उसमें टंगस्टन,
ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है और उसमें जो आपके पास है कुछ गैसेस भी भरी होती है, बेसिकली इनर्ट गैसेस उसके अंदर भरी होती है। ठीक है, इनर्ट गैसेस होती हैं और वो जो इनर्ट गैसेस हैं वो क्यों डालते हैं हम, वो इसलिए डालते हैं ताकि वो क्या करे, टंगस्टन फिलामेंट के साथ क्या ना करे, टंगस्टन फिलामेंट के साथ रिएक्ट ना करे। इनर्ट गैसेस में आपके पास नियोन हो सकती है, आर्गन हो सकती है। ठीक है, इन गैसेस को हम यूज करते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे हमने क्या किया, करंट दिया, ठीक है, अब आपके पास एक बल्ब था, ये बल्ब का टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब क्या होगा, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो क्या होगा, ये हीट करना स्टार्ट कर देगा और ये हीट होता रहेगा और क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हीट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जब चीज, तो आपके पास वो व्हाइट कलर निकालना शुरू कर देती है, व्हाइट हीट हो जाएगा और उस व्हाइट हीट की वजह से हमें क्या मिलेगा, रोशनी मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो जो बल्ब आपके पास है वो भी काम करता है किसके ऊपर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, जो आपके पास हमारा बल्ब है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी, आप देख सकते हो ये। और इसके बाद कुछ लेंगे अब हम न्यूमेरिकल। तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिन पे हमें जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, उन चीजों में ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके पास है। ठीक है, चलो जी अब लेते हैं हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, वैसे तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ये हम नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में है वो आपके पास है। आपने देखो, जो हम ये बोलते हैं कि एमसीबी लगी हुई है ना, कि आपने फ्यूज यूज कर रखा है, वो फ्यूज क्या काम करता है कि जब भी आपके पास कभी ऐसा हो कि करंट ज़्यादा आ गया है तो हमारे जो महंगे महंगे अप्लायंसेस, ठीक है, जो महंगे अप्लायंसेस हैं हमारे, उनको बचाने के लिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे वो, तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज बेसिकली, फ्यूज में हम वो वाली वायर यूज करते हैं, उन मटेरियल की एक वायर यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, लेस हो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही मान लो अब आपके पास कोई अप्लायंस है, आपने अपने घरों में अप्लायंस देखे होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे 5 एम्पियर की रेटिंग होती है, 220 वोल्ट 5 एम्पियर, और कुछ ऐसे होते हैं जो 15 एम्पियर की रेटिंग वाले होते हैं। वैसे इस आर्टिकल को मैं डिटेल में तब बताऊंगा जब हम क्या करेंगे, 13th चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें लास्ट आर्टिकल दे रखा है एनसीईआरटी वालों ने। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, वहाँ डिस्कस करेंगे इसको। तो कुछ ऐसे अप्लायंसेज होते हैं, अब क्या है, सपोज आपके पास एक अप्लायंसेज को करंट चाहिए सिर्फ 5 एम्पियर का और बाई चांस इसको 6 एम्पियर का करंट मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, ये तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस सर्किट में एक फ्यूज लगा देते हैं। जो फ्यूज की रेटिंग आपके पास है वो सपोज आपके पास 0 to 5 एम्पियर, मैक्सिमम 5 एम्पियर है, तो 4.9 एम्पियर तक ही करंट देंगे हम, यानी 5 एम्पियर तक मैक्सिमम। 5 एम्पियर तक जब तक करंट जा रहा है तब तक अप्लायंस जलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा तब आपके पास वो अप्लायंस खराब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्यूज हमने लगाया है वो ऐसा होगा जिसकी रेटिंग 0 से 5 एम्पियर तक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 एम्पियर तक का ही करंट ये पास होने देगा उस अप्लायंस में। यहां हमने लगाया तो इस अप्लायंस में सिर्फ ये 5 एम्पियर तक का ही करंट जाने देगा। अगर 5 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज्यादा करंट हो गया तो क्या होगा, जो जिस वायर से ये फ्यूज बना हुआ था वो वायर मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। वायर थी, जैसे ये मान लो आपके पास ये मार्कर एक वायर है और ये मेल्ट हो गया तो बीच में से टूट गया, वायर टूट गई, तो इसका मतलब कनेक्शन ब्रेक, कनेक्शन ब्रेक तो करंट खत्म। इसका मतलब है कि यहां इस अप्लायंस में करंट नहीं आएगा। तो फ्यूज जो है वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों, क्योंकि जो वो मेल्ट हुई है फ्यूज की वायर, जिस वायर से वो फ्यूज बना था, जो फ्यूज के अंदर हमने वायर यूज की है, वो मेल्ट क्यों हुई है, वो करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से हुई है। जैसे जैसे इसमें से करंट पास करता है तो ये हीट होती रहती है, और जब एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर चला जाता है करंट तो वो वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और जो हमारा अप्लायंस है वो जलने से बच जाता है। तो ये भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, किसकी, करंट की, हीटिंग इफेक्ट की। ठीक है, देखो इसमें से अब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस किस टाइप के आ सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये आ सकता है, लेटस से आपके पास एक रजिस्टर दिया गया है, ठीक है, सपोज एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट लेटस से, और एक करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है इसमें से
फॉर टाइम लेट अस से 1 मिनट, 1 मिनट के लिए टाइम, 1 मिनट के लिए ये क्या कर रहा है, फ्लो किया। तो पूछेगा कितना हीट होगा ये रेजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट निकालो, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। वट इज द वैल्यू ऑफ आई हेयर, 1 एम्पियर, 1 का स्क्वेयर। वट इज रेजिस्टेंस, 20 ओम, ठीक है। और वट इज टी, टी कितना है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, क्योंकि ऐसा ही जो यूनिट आपके पास है टाइम की वो मिनट नहीं है सेकंड, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 1200, ठीक है जी, इतना जूल। अच्छा एक चीज और, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने बात की है वो बेसिकली क्या है, जूल इफेक्ट है, जूल्स इफेक्ट भी बोलते हैं उसको, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वो जूल ने बताया है इसके बारे में, ठीक है जी। ओके, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब आपके पास सिंगल रजिस्टर ना दे करके कॉम्बिनेशन दे दे। हमने पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल। हो सकता है कि कुछ ऐसा दे दे। देखो क्या क्या हो सकता है इसमें से, क्या हो सकता है, आपके पास कॉम्बिनेशन मिलेगा। सपोज एक रजिस्टर मेरा ये है, ये 6 ओम का है, और यहाँ मेरे पास एक दूसरा रजिस्टर दे रखा है, लेट अस से ये 3 ओम का रजिस्टर है। यहाँ मेरे पास एक बैटरी लगा रखी है, 9 वोल्ट की है सपोज ये बैटरी। यहाँ एक और रजिस्टर है, और ये जो रजिस्टर है वो सपोज 1 ओम का है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको हर एक रजिस्टर के थ्रू क्या करना है, हीट निकालना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितने टाइम में, 1 मिनट में। जब आपके पास करंट, लेट अस से आई करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, यानी आई करंट है इस पूरे के पूरे सर्किट में। लेट अस से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ये I है कितना। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें V और टोटल रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता होना चाहिए सर्किट का। V हमें पता है बट हमें रेजिस्टेंस नहीं पता कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का। तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके लिए यहां सामने सामने दिखाई दे रहा है कि जो R1 और R2 है वो दोनों किस में है, पैरेलल में है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसके साथ, इसके साथ, यानी R3 के साथ सीरीज में है। तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से ये दिख रहा है R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, and their combination is in series में है, किसके साथ, with R3। तो क्या करें, सबसे पहले R1 और R2 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेट अस से वो RP है, पैरेलल में क्या होता है, 1/RP मस्ट बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। करो वैल्यू पुट, 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लो 6, 1 प्लस 2 दैट इज 3 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1/2। 1/RP की वैल्यू कितनी आई, 1/2। इसका मतलब जो RP है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम। समझ आई बात, ठीक है जी। R3 कितना दे रखा है, R3 हमें दे रखा है 1 ओम, 1 ओम दे रखा है R3, 1 ओम। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है लेट अस से वो R है, वो किसके इक्वल होगा, RP प्लस R3, यानी 2 + 1 = 3 ओम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 ओम है। अब मुझे रेजिस्टेंस भी पता है कितना है, मुझे ये भी पता है कि वोल्टेज कितनी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो वी कैन कैलकुलेट द करंट I। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I हियर, I will be equal to V upon R। From Ohm's law we know that V equal to IR। तो यहां से I की वैल्यू कितनी होगी, V डिवाइड बाय R। वैल्यू पुट करो, V कितना है 9 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो करंट कितना हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, तो जो वैल्यू आपके पास आई टोटल करंट, समझने की बात यह है कि सर्किट में टोटल करंट 3 एम्पियर है। इसका मतलब क्या है कि यहां अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लू यहां से यहां तक, ये यूं सर्किट में घूम के आया और यहां तक करंट आपके पास कितना है, आई है टोटल करंट। अब मुझे ये देखना है कि इस इंडिविजुअल में करंट कितना गया, इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। ठीक है, रब कर देते हैं इसको एक बार। अब देखो क्या है, अब हम देखते हैं कि इन अलग अलग में हर एक में इंडिविजुअल में कितना करंट गया। पहले वाले में करंट कितना जाना चाहिए, दूसरे में कितना जाना चाहिए, तीसरे में कितना जाना चाहिए। देखो हमने जब कॉम्बिनेशंस की बात की थी, दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, तो उसमें हमने एक चीज नोटिस की थी। क्या नोटिस की थी वो, उसमें यह था कि सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है और पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम रहती है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ सीरीज में है। इट मीन्स दैट जितना करंट इसमें जाएगा अकेले R3 में, उतना ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जाएगा। और इसमें कितना जाएगा R3 में? इसमें उतना ही जाएगा जितना कि इस पूरे सर्किट में है। इसका मतलब है कि जो करंट होगा R3 में वो कितना होना चाहिए? 3 एम्पियर। इट मीन्स दैट करंट, लेट अस से करंट इन किसमें? R3। करंट इन R3 कितना है? इज I3 करंट है टोटल, ठीक है। और वो I3 किसके इक्वल है? I के ही इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ओके, करंट इन R1 में निकालते हैं। अब देखो क्या है, R1 6 ओम का है और जो R2 आपके पास है वो 3 ओम का है। इस बात को समझो। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन में टोटल करंट कितना गया है? 3 एम्पियर गया है। 3 एम्पियर टोटल करंट है। इन दोनों का रजिस्टर हमें पता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इससे डबल है। इसका मतलब है कि इसमें जो करंट जाएगा वो आधा होगा इससे। क्यों? क्योंकि V दोनों का सेम है। ओके, इसमें आधा जाएगा तो इसके एक हिस्सा इसमें जाना चाहिए और इसके 2 हिस्से यानी डबल वो इसमें जाना चाहिए। इट मीन्स दैट इसमें जो करंट जाएगा वो 1 एम्पियर होगा 6 ओम वाले में, और जो 3 ओम में जाएगा वो 2 एम्पियर होगा। देखो यहां तो निकालना बड़ा सिंपल था क्योंकि यहां पे डबल का खेल था। ऐसा हो सकता है कई बार कि आपके पास यहां 6 ओम की बजाय 4 ओम दे दे, तब कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि उसको ऐसे कैलकुलेट करना, ये सिर्फ ट्रायल मेथड था तो इससे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कैलकुलेट करने का, वो देखो क्या है। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे करंट निकालना है इसके अंदर 6 ओम वाले रजिस्टर में, और लेट अस से इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट गया I2, किसमें? 3 ओम वाले में। सपोज जब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है करंट इन 6 ओम रजिस्टर, अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू R1, ठीक है। तो लिखते हैं हम करंट थ्रू R1 के अंदर कितना करंट आपके पास जा रहा है, लेट अस से वो कितना है? वो है I1। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो ये मेथड क्या है? सिंपल सी बात है। तो I1 किसके इक्वल होगा? I1 होगा टोटल करंट इन द सर्किट I इनटू जो दूसरा रजिस्टर जुड़ा हुआ है, R1 के थ्रू निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा? R2 डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। जो ये दो आपके पास रजिस्टर जुड़े हुए हैं इनका सम। I की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। R2 की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइड बाय R1 6 प्लस R2 3, 9 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि जो R1 के थ्रू करंट जाएगा दैट इज I1, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू R2, उसमें क्या हो जाएगा? लेट अस से I2 है, वहां होगा I, यहां ऊपर आ जाएगा R1, अपोजिट लेते हैं हमेशा, ध्यान ये रखना है। और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? करंट इन R2, उसकी वैल्यू क्या है? I2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए एक बार फटाफट। अब क्या हुआ? अब हमें ये पता चल गया कि हर एक में करंट कितना जा रहा है, रजिस्टर हमें पता है, टाइम हमें दे रखा है, सो वी कैन कैलकुलेट द हीट। हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस्ड इन R1 में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? कितना करंट गया इसमें? I, इसका स्क्वायर, I1 का स्क्वायर R1, टाइम कितना है? T। I1 की वैल्यू कितनी है जी? I1 की वैल्यू देखो 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू 6, टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो कितना हो गया? 360 जूल। ठीक है। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस्ड इन R2 में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? I2 का स्क्वायर R2 इंटू T। I2 की वैल्यू कितनी है? कितना करंट गया था R2 में? 2 एम्पियर, यानी 2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू 3 ओम, टाइम 60 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 720 जूल। इतना हीट प्रोड्यूस होएगी किसमें? R2 में। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस इन R3 कितना होगा? I3 का स्क्वायर R3T। I3 करंट कितना गया था इसमें? 3 एम्पियर, 3 का स्क्वायर 1, टाइम 60 सेकेंड, दैट इज 9 इंटू 60, दैट इज 540 जूल। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको क्या करना हो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो निकालना आ सकता है। ठीक है, मेथड बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले इंडिविजुअल जो रजिस्टर है उनके थ्रू करंट की वैल्यू निकालनी होगी। मेथड मैंने बताया है, यही यूज होगा हमेशा। और आप फिर क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे H = I²RT। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जनरली पूछा जाता है
एक हीटिंग इफेक्ट से और दूसरा पावर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आपको कैसा फील होता है, कैसा लगा है लेक्चर, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो भी है आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और क्योंकि आपकी कमेंट जो है वो हमें हौसला देती हैं। और पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।